बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पिंडोरा पेपर्स या पिंडोरा लीक्स की तफसीलात मंज़र-ए-आम पर आ गई हैं और अब तक की तफसीलात के मुताबिक 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों के इसमें नाम शामिल हैं, जिनमें हुकूमती और अपोजिशन अरकान शामिल हैं, कारोबारी शख्सियात, साबिक फ़ौजी अफसरान, मीडिया मालकान के साथ साथ बहुत से बिजनेस रिलेटेड लोग भी, उनके नाम भी, ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं। और इस हवाले से आपके इल्म में है कि पहले पानामा पेपर्स आए थे और बहुत ही उससे एक सियासी पहुंचाल आ गया था। इस दफ़ा भी नाम आए हैं, लेकिन उस तरह की तड़तड़ाहट नहीं है जैसे पानामा पेपर्स में आई थी, क्योंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उनकी फैमिली का नाम आया था। इस दफ़ा कैबिनेट मेंबर्स के नाम आए हैं, अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान के नाम आए हैं और जो कारोबारी शख्सियात हैं उनके भी हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस सिलसिले में एक बड़ा फैसला किया, और बड़ा फैसला यह है कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन के तहत एक 3 रुकनी आला सतही सेल कायम किया है, जिसमें FIA, FBR और नैब के एहलकार और नुमाइंदे शामिल होंगे और तयन किया जाएगा कि ये जो इंकशाफात हुए हैं इनमें गैर कानूनी पहलू है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस अज़म का इज़हार किया, आज उन्होंने इजलास भी किया था, कि अगर कोई गैर कानूनी पहलू या इलीगैलिटी सामने आई तो उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। तो हमने आज सोचा कि इस पर एक तफसीलन प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि पानामा लीक्स और उसके सीक्वेंस में ICIJ इंटरनेशनल कंसोर्शियम फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का जो इदारा है, उन्होंने ये 2 साल तहकीकात की हैं, जिनमें 117 ममालिक के 150 मीडिया इदारों के 600 सहाफ़ियों ने इस पे मेहनत की है। अब ये जो चीज़ सामने आई है, इस हवाले से जानेंगे कि ऑफशोर कंपनी क्या बनाना एक गैर कानूनी फेल है, और अगर गैर कानूनी फेल नहीं तो इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की जाती है कि जो कारोबारी शख्सियात या जो अफराद एक मुल्क में काम कर रहे हैं या उनसे मुंसलिक हैं, तो वो फिर ब्रिटिश वर्जन आइलैंड या अमेरिका की टैक्स सेव हेवन्स में क्यों कर अपनी कंपनियां रजिस्टर कराते हैं। इसमें इसकी कोई इकोनॉमिक आस्पेक्ट है, वो भी ज़रूर हम जानेंगे। फिर सहाफ़ियाना अंदाज से ये भी पूछेंगे कि ये जो ICIJ की रेवोल्यूशंस है, इंकशाफात है, इनमें ये क्या बताया जाता है कि एक फर्द मिस्टर 1A की अगर कोई कंपनी है वो गैर कानूनी है या कानूनी है, और इसमें जो सहाफ़ती पहलू है उसका फॉलोअप क्या किया जाता है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से नाम आए, उस पर कोई उनको फिर सजा दी जाती है या उनकी कोई पूछ परतीज होती है, और कानूनी पहलू भी है। इन तमाम पहलुओं का जायजा लेने के लिए हमने एक बड़ा मुतफरिक पैनल तश्कील दिया है, उनसे मैं आपका तारुफ करा देता हूं। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं मुज़म्मिल असलम साहब। आप मारूफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल मार्केट को बड़ा अच्छा समझते हैं, मुतअद्दिद बार हमारे शोज में आए हैं बजरिया स्काइप या टेलीफोन। आज स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल कि आपने हमें ज्वाइन किया है। राजा आमिर अब्बास साहब, आप मारूफ कानूनदान है, नैब से भी वाबस्ता रहे हैं और नैब से मुतल्लिक केसेस भी करते हैं, चूंकि नैब भी इसमें शामिल है। गैर कानूनी और लीगल पहलू के हवाले से आपसे जरूर जानेंगे। राजा हमारा अब्बास साहब, और थोड़ी दिनों में हमें मजहर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बजरिया स्काइप सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट। आपका बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब। तीनों मेहमानों को मैं फॉर्म में वेलकम करूंगा। मजहर भाई सीनियर हैं, इनसे जरा गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मजहर अब्बास साहब, सर बताइएगा, पानामा के बाद अब पिंडोरा पेपर्स सामने आए हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके लिए ये जो रेवोल्यूशंस या इंकशाफात हुए, आप समझते हैं उन्होंने वो सियासी भूचाल पैदा किया जो पानामा पेपर्स के नतीजे में आया था? और ये जो ICIJ ने इंकशाफात किए हैं, जिनके नाम आते हैं, वो मीडिया में आके कह रहे हैं कि ये हमारी तमाम जो कंपनियां ये या तो रजिस्टर्ड हैं या नॉन फंक्शनल है, तो इसमें फिर इंकशाफ का पहलू क्या है? मजहर अब्बास साहब। शुक्रिया अनवर। देखिए, अभी तो बहुत सी चीज़ें हो सकता है कि आगे चल के आए, मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी इतनी डीप डेप्थ में जाके इन्वेस्टिगेशन हुई है, कोई करोड़ के करीब जो है फाइल्स वगैरह देखी गई हैं, तो कोई आसान इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है। इसमें शायद हो सकता है कि दो ढाई महीने लगे हमें, बाद में बहुत सी चीज़ें हो सकता है कि आगे चल के पता चलें इसके हवाले से। तो ये अपनी जगह वो है। अब कोई आके ये कह रहा है कि हर चीज़ डिक्लेयर्ड है, तो इसको वेरीफाई करने के ज़राए मौजूद हैं, मतलब FBR मौजूद है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनीज मौजूद हैं। वो अगर देखेंगे कि हाँ यहाँ आपने डिक्लेयर की हुई है, यहाँ रजिस्टर कराई हुई है, तो ज़ाहिर है वो बिल्कुल बेल आउट हो जाएगा। और मैं सुबह से ये बात कह रहा हूँ कि ICIJ को ये ज़रूर देखना चाहिए
कि अगर किसी के लीगल तरीके Yes. से जिसने ऑफशोर कंपनी बनाई है, क्योंकि ये जाहिर है कोई इलीगल वो नहीं है, अगर हर चीज़ उसकी डिक्लेयर है तो फिर उसका नाम क्यों आए ऐसी लिस्ट में? जिस लिस्ट में ऐसों के भी नाम हैं कि जिनकी डिक्लेयर्ड नहीं है, या जहाँ बड़ी डूबियस किस्म की ट्रांजेक्शंस हुई हैं, उनके साथ उनका नाम क्यों जोड़ा जाए? तो इसको कहीं ना कहीं इसके बैरोमीटर्स तय करने पड़ेंगे आईसीआईजे को, अभी नहीं, आइंदा जब भी वो करें। क्योंकि अजीब सी बात लगती है कि अगर 700 नाम आए हैं तो सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये 700 लोग अक्यूज्ड हैं। जो उन लोगों के साथ जो है ज्यादती है कि जिन लोगों ने अपनी सारी चीज़ें डिक्लेयर की हुई हैं। अब आपने कह दिया कि 700 लोगों के खिलाफ तहकीकात होगी। अव्वल तो पता नहीं किस तरह तहकीकात होगी जब 250-300 आज तक पनामा में 4-5 साल तो हो गए हैं। जी। तो उसमें बाकी लोगों की तहकीकात इन्हीं इदारों ने की थी ना, जो अभी एक तहकीकात कर रहे हैं। तो इन इदारों की परफॉर्मेंस FIA उठा लें। FIA ने आज तक असगर खान की रिपोर्ट नहीं फाइल की कि उन्होंने क्या तहकीक की है, हालांकि वो तो बहुत इतनी बड़ी नहीं थी। फिर पनामा में क्या FIA की क्या कारकर्दगी है उसका किसी को नहीं पता। तो अब ये FIA को ये यहाँ भी FIA इन्वॉल्व होगी तो उसकी कारकर्दगी हम देख सकते हैं कि वो आगे चल के क्या होगी। मेरा ख्याल है सेलेक्टिव लोगों को पिक किया जाएगा, लगता यही है, और उसके साथ वो तहकीकात हो जाएंगी। असल चीज़ यही है कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि क्योंकि पनामा में पनामा का एक बैकग्राउंड अगर आप देख लें कि 2014 में इमरान खान का धरना, फिर 2015 में जो है वो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आना, जिससे जाहिर है उस वक्त इमरान खान तमाम तर रिजर्वेशन के बावजूद उन्होंने कबूल तो कर लिया था। लेकिन फिर 2016 में जब पनामा लीक्स आई और पनामा लीक्स में नवाज शरीफ के साहबजादों के नाम आए, तो उससे न सिर्फ ये कि उस वक्त की PMLN की गवर्नमेंट जो है वो हिल गई, बल्कि उससे इमरान खान जब उस वक्त अपोजिशन लीडर थे तो उनको एक नई जो है उनकी मूवमेंट में एक नई जो है एक तरीके से जोश आ गया, क्योंकि अब वो मूवमेंट डाई डाउन हो गई थी जब जुडिशल कमीशन की उसने फाइंडिंग आई थी कि रिगिंग, लार्ज स्केल रिगिंग नहीं हुई है। यहाँ इसलिए बहुत ज़्यादा वो नहीं हुआ क्योंकि इसमें एक तो पॉलिटिशियंस के बहुत कम नाम हैं, और अब तक जो चीज़ें पता चली, आगे अगर कुछ नाम और आते हैं तो अलग बात है। और फिर जाहिर है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के नाम हैं, ब्यूरोक्रेट्स के नाम हैं, मीडिया हाउसेस के कुछ ओनर्स के नाम हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम इतनी जल्दी ये नहीं कहें कि कोई बहुत हंगामा नहीं हो सकता है कि आगे चल के खड़ा ही हो जाए, आगे चल के और चीज़ें सामने आ जाए। लेकिन ये एक जर्नलिस्टिक वर्क ज़रूर है, इन्वेस्टिगेटिव वर्क ज़रूर है, लेकिन इसमें हम अगर ये तलाश करें कि इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, उनकी हुकूमत के कुछ वज़रा, कुछ मुशीरों के नाम ज़रूर आए हैं, सब अपनी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा फोरम हो। मुझे ये जो 3 रुकनी सेल बनाया गया है, नैब, FIA, FBR, मुझे कोई बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं है इनसे, क्योंकि इनकी हिस्ट्री जो शो करती है वो कोई बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि जिसकी बिना पे मैं कह सकूं कि ये बिल्कुल इनकी फाइंडिंग्स जो है बड़ी एक्सीलेंट फाइंडिंग्स होंगी। मेरा ख्याल है अगर एक कमीशन बनाया जाता और उस कमीशन को बाख्तियार बनाया जाता, उसकी फाइंडिंग्स का इंतज़ार किया जाता, वो कमीशन चाहता तो ये GIT वगैरह टाइप के बना लेता तो ज़्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि आपने FBR, अब FBR एक सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ कैसे इंक्वायरी करेगा? ये आमने नुक्ता उठाया है। मजहर अब्बास साहब, मैं इस पे जरा दोबारा लौट के आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं चाहूंगा राजा आमिर अब्बास साहब से इस हवाले से जानते हैं। राजा साहब, ये तो सवाल जरूर बताइएगा जो मजहर साहब के कुछ सवालात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये जो आला सतही सेल बना है वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन के तहत बना है, कुछ बताएंगे वो कितना पावरफुल होता है? उसको ज़रूरत है वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन से, तो यही आप इन्फर करेंगे ना कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, मुआयना कमीशन को उसके तहत बना है उसमें, और FBR, FIA, नैब हाई पावर्ड बताया जा रहा है। इट इज़ मतलब इसके ऐसे है कि इसकी गिरफ्त में ये लोगों को ला सकता है, जैसे इन्होंने सवाल उठाया कि शौकत तरीन साहब का नाम है, ज़रूरत है FBR तो उनके अंडर ही काम करता है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो है कि अभी बात हुई कि जी कंपनीज बन गई और इतने लोग आ गए, 700 नाम। एक जो मैसेज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दुनिया को दिया है, और ये ICIJ के जो इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई, करोड़ों डॉक्यूमेंट्स देखे गए, उसमें दुनिया को बताया जा रहा है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है ना, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, आप देखिए कि ज़्यादातर वही हैं,
तो यहाँ से जो ये पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, हूसोएवर, जर्नल हैं, ये पैसे को लूटिंग एंड प्लंडरिंग करते हैं और फिर जाके ये पार्क होता है उन सेफ हेवन्स में, लाइक ब्रिटिश आइल्स और ये जितने भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और तो अमेरिका का भी पता चला है, अमेरिका में भी बहुत पुरानी टैक्स हेवन्स है, बहुत बड़ी हैं। तो ये इस चीज को देखना होगा दुनिया को कि ये जो पैसा है ये इस तरीके से जाके पार्क ना हो। अब स्विट्जरलैंड में पहले पार्क होता था, लेकिन उन्होंने अब काफी सख्तियां शुरू की हैं और गालिबन यूके भी इसमें कर रहा है कि 2023 के बाद वो तमाम भी जो ये ऑफशोर कंपनीज हैं इनको ओपन कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे किसकी है। ये अब से 2 साल बाद? जी, अब से 2 साल बाद वो लॉ ऐसा ला रहे हैं। अच्छा। फिर नंबर 2 बात जो सी है कि ये जो आम आदमी को पता हो कि ये बनती क्यों है, इसका इसकी मसरफ जरूरत। क्या है? आपने अपने इंट्रो में कहा ना कि बन जाती है। इसके 2 मसरफ हैं। एक तो बिजनेस कम्युनिटी होती है। बिजनेस कम्युनिटी जो होती है वो अपने मुल्क में अपना जो सरमाया है उस पे टैक्स बचाने के लिए वो उसको ऐसे जाके सेफ हेवन्स में पार कर देते हैं। बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेस जस्ट टू अवॉइड टैक्स, जस्ट टू अवॉइड टैक्स और टैक्सेशन पर्पस होता है उसका। ऑल्दो उसमें एक इलीगलिटी होती है कि दे हैव टू शो कि ये पैसा ट्रेवल कैसे करके गया, क्या इस मुल्क से लीगल रूट से जाता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं या कोई हवाला हुंडी से गया है, मनी ट्रेल जिसे कहते हैं। जी। नंबर 2 जो बात होती है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं। अब पब्लिक ऑफिस होल्डर्स में मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जिसमें सियासतदान हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें जर्नल हैं, जिसमें और दीगर लोग जो भी अवाम के साथ जो हैं। इनका इशू ये होता है कि इन्होंने अगर तो कोई इल गॉटन मनी है इनके पास, अगर किक बैक्स हैं, अगर इनकी तनख्वाह 3 लाख रुपए है किसी ग्रेड 21 के ऑफिसर की और उसकी जायदादें अरबों करोड़ों रुपए की हैं, उसने जिस भी तरीके से बनाई हैं, तो फिर वो जाता है इन्वेस्ट करने, या वो बैंकों में रखता है या बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज लेते हैं। अब वो जो प्रॉपर्टीज या उनके बैंक अकाउंट्स होते हैं उसकी ओनरशिप को कि उसके मलकियत किसी को पता ना चले, वो फिर एक कंपनी, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी बना के एक चेन होती है। मलकियत को हाइड करना मकसद, वहां पे ओनरशिप या मलकियत को हाइड करना है कि हमसे पूछगछ ना हो कि ये अरबों रुपए, करोड़ों रुपए। और मैं थोड़ी अपनी नॉलेज के जानना चाहूंगा, कतक जो पब्लिक ऑफिस होल्डर वो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये आपने कहा ये तमाम ऑफिसर्स भी पब्लिक ऑफिस होल्डर में ही आते हैं। तमाम सिविल सर्वेंट्स जोन से हैं, दे कम इन द एम्बिट ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर। बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक, आपकी हमारे पैसे से तनख्वाह जा रही है ना, वो तो टैक्स पेयर मनी है ना जी, तो उससे वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं। ठीक है, जर्नलों के भी करप्शन के केसेस हैं, ऐसी बात जी, इस पे नाम आए हुए हैं। जी, अब आई डोंट नो कि इस पे वेरासिटी क्या है, लीगल है कि इलीगल है, लेकिन नाम आए जी, नाम आ गए। अब वो पर्पस देख लेना, आखिर तो कोई वजह है कि ये सरकारी मुलाजमीन, और ये जैसे कि नवाज शरीफ का केस आपके सामने है कि जब उसने बच्चों के नाम पे लिया, आपको वो इंटरव्यूज याद हैं, आपको पता चला कि नवाज शरीफ ने असेंबली में कहा कि जनाब ये हैं वो जराए, फिर अदालत में कतरी खत लेके आता रहा और अल्टीमेटली उसके बच्चों के ऊपर साबित नहीं हो सका कि ये उनकी ऐसी कमाई है कि जिसका वो लॉफुल अपना बता दें कि जनाब ये हमने कहाँ से तो कमाया क्या उस तरह की तहकीक इस दफा होगी जो मजहर अब्बास साहब को भी बिल्कुल होनी चाहिए। नवाज शरीफ की तो फिर मामला इमरान खान का तो नारा ही ये है कि एहतसाब होना चाहिए, और ये आपको एफबीआर, एफआईए आप समझते हैं दे आर कॉम्पिटेंट एंड इंडिपेंडेंट इनफ टू प्रोसीड अगेंस्ट? देखिए, एज ए इंस्टीट्यूशंस तो यही है ना जिन्होंने करना है काम। वो कहते कमीशन अगर बन जाता नहीं, कमीशंस के पास तो इख्तियार नहीं होते इन्वेस्टिगेशन के, दे डोंट हैव एनी अथॉरिटी। उसका क्या हुआ फिर? वो तो अजमत सईद साहब कहते कहते मर गए कि वो जी नैब के तहखाने में ओरिजिनल के डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। अब इन चीज़ों को देखना है प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ने। आपने जैसे कहा कि इमरान खान ने, इमरान खान को 3 जो आए हैं वो आए हैं एहतसाब के नारे पे। 3 साल गुजर गए उनकी हुकूमत की, कोई खातिर खा एहतसाब के मामले में कारकर्दगी हमें नजर नहीं आई, कोई पैसों की रिकवरी नहीं हुई, किसी को सजा, किसी एक शख्स को सजा नहीं, हाई प्रोफाइल केस पे सजा पब्लिक हांग नहीं हुई। तो अब उनको ये 2 साल का बकाया टाइम है। अगर वो वाकई ही ये चीजें अनअर्थ होती हैं, अब पहली बात तो ये है कि पता चले कि जनाब ये पैसा जो सी, ये प्रोसीड्स जो सी हैं, ये कोई क्राइम की हैं, कोई करप्शन की मनी हैं, लॉन्ड्रिंग की हैं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है। पहली ये तो इसके लिए अब इमरान खान साहब ने जो टूल्स यूज करने हैं, टूल्स इज नैब, एफबीआर, एफआईए। लेकिन नैब में अगर 3 रोज बाद उनके चेयरमैन फारिग हो रहे हैं, अब इमरान खान साहब कौन सा मुसव्वदा कानून का लाते हैं, नैब में क्या रिफॉर्म्स लाते हैं, कैसे शख्स को
चेयरमैन नैब बनाते उस पे हैं, डिपेंड क्योंकि करेगा। मौजूदा नैब जोन सी है उस पे ना सिर्फ हुकूमत, ऑपोजिशन, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बारहा क्रिटिसाइज कर चुकी है कि उनकी परफॉर्मेंस जोन सी है वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, ये आपका नुकता है कि मैं चाहूंगा मुझे थोड़ा सा बताइएगा क्या वजह है कारोबारी अफराद की। मैं इंटरव्यू सुनता हूं और उनका मौक़िफ़ आ रहा है, क्योंकि मीडिया अप्रोच करता है, वो कहते हैं जी हमने तो हमारे कारोबार हैं, ओवरसीज कारोबार होते हैं, उसके लिए हम ऑफशोर कंपनियां रखते हैं, बहुत सौ के वहाँ पर भी ऑफिसेज या फैक्ट्रीज हैं अब्रॉड। हमारे व्यूअर्स को बताइएगा प्रोग्राम दस्तक के कि ये कारोबारी शख्सियात के लिए, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के हवाले से तो जो राय है वो तो आमिर अब्बास साहब ने दी या मज़हर अब्बास साहब ने, जो सियासतदानों के हवाले से भी बात आती है, बिजनेस कम्युनिटी के लिए ऑफशोर कंपनी बनाना सिर्फ टैक्स अवॉइड करने के लिए, छुपाने के लिए बनानी होती है? देखिए बात ये कि पैसा जो है ना जो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए होता है ना, कि वो कहता है कि मैं जितना जो है बचा सकूं। फॉर एग्जांपल वो जो है टैक्स, एक चीज़ होती है टैक्स एवेजन, एक चीज़ होती है टैक्स अवॉइडेंस। एवेजन में ही आएगी ना अवॉइडेंस? नहीं 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 बड़ा बारीक सा फर्क है। नहीं, एवेजन जो है ना इलीगल है और अवॉइडेंस लीगल है। कानून, अवॉइडेंस जो है लीगल है, यानी कि आपने अवॉइड किए कानून की जो अंदर जो कमज़ोरी है उसका फ़ायदा उठा के, तो वो आपकी क्रिमिनल नहीं एक्टिविटी होती। मैं ज़रा सा आपको थोड़ा सा एक पस मंज़र दे देता हूँ। जी जी प्लीज़। आप पिछले 1-2 महीने पहले अगर इंटरनेशनल प्रेस को उठाएं तो अमेरिका ने जो है G7 ममालिक से यूनिवर्सल टैक्स, मिनिमम यूनिवर्सल टैक्स की बात की थी, कि यानी कि अगर कोई अमेरिकन कंपनी, वो उनकी शिकायत ये थी अमेरिकनों की कि हमारी कंपनी, हमारा सरमाया हमारे मुल्क में ही, जैसे आईफोन की एग्जांपल दे देता हूँ, वो आईफोन अमेरिका में बेच रहे हैं, लेकिन वो जो कंपनी इनकॉर्पोरेट इस जगह हुई हुई है जहाँ पे जो है ना बहुत कम टैक्स है, जैसे आइलैंड एक एग्जांपल है। तो उन्होंने कहा कि अब ये कहीं भी जाके इनकॉर्पोरेट कर लें, एक मिनिमम टैक्स हो जाए, यानी कि अगर अमेरिका में 25% है तो एटलीस्ट 15% पूरी दुनिया में लगे, ताकि वो उस कंपनी को इंसेंटिव ना मिले वहां जाने का। समझ गए। तो दिस इज कॉल्ड अवॉइडेंस। ओके। ठीक है, ये इलीगल नहीं है, उसकी मर्जी थी उस मालिक की, उसने कंपनी इनकॉर्पोरेट करा दी, बस उसको ये कि अपने एफबीआर के गोशवारों में बताए उसको डिक्लेयर करना था और बाकी वो अवॉइड कर सकता है। जी जी। अच्छा, अब ये जो बात है हमारे जो बिजनेसमैन है, अब मुझे एक बात बताएं कि कल से हमने इतना जो है कि जी वो आ रहा है, नंबर 2 आ रहा है, पनामा 2 आ रहा है। आपने 2018 की जब शाहिद खाकान अब्बासी जा रहे थे तो उन्होंने एमनेस्टी दी थी। आपको पता है कितने पैसे उस एमनेस्टी में बाहर से आए थे? 1400 अरब रुपए। 1400 अरब। ठीक है, फिर उसके ठीक 1 साल बाद इमरान खान साहब ने दी, उसमें भी 1400-1500 अरब आए। और एमनेस्टी से मुराद एमनेस्टी ये थे कि जिसके असासे मुल्क से बाहर हैं, वो अंदर पाकिस्तान, यानी कि एक आम पाकिस्तानी के, और उसमें ये आ गया था कि पब्लिक ऑफिस होल्डर के अलावा अगर किसी बिजनेसमैन के हैं तो वो डिक्लेयर कर दे, बेशक वो मुल्क से बाहर भी रख ले। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट गाय बगाए जो है ऑन एंड ऑफ बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी देती रहती है, और बिजनेसमैन ये कहता है कि भाई मैं इसलिए ये ऑफशोर्स कंपनी बनाता हूँ। एक स्कूल ऑफ थॉट ये आता है कि जब 1973 या 71 में जब नेशनलाइजेशन हुई थी तो उस वक्त जो सरमाएदारों का सरमाया था वो सब उनसे छिन गया था, लिहाजा वो पार्क कर देते हैं बाहर, तो छिन गया था। तो उनकी एक फिलॉसफी ये थी कि हमने कारोबार तो यहाँ करना है। तो ये वही 22 खानदानों की नहीं 22 नहीं, एक मैं कह रहा हूँ स्टार्ट है, बिगनिंग है। ठीक है ना, तो वो कि जी हम ये पैसे को किसी तरीके से बाहर रखते हैं और वो पैसा रूट करके पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हैं। अब छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ से बाहर से पैसा लाना आप जितना ले आए, अगर आपने बाहर भेजना है, आपको स्टेट बैंक अलाउ नहीं करता। आपको स्टेट बैंक कहता है कि आप रीज़न बताएं, आप बोलते हैं जी मैं इलाज कराने जा रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा अलाउ कर देंगे। लिहाजा अगर आपकी ऑफशोर कंपनी हो तो वो क्या करते हैं, ये जो बिजनेसेस है, मैं बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ, पब्लिक ऑफिस होल्डर की, वो क्या करते हैं कि उनकी जो बाहर से जो बिजनेस डीलिंग होती है तो वो कुछ पैसा बाहर ही रख लेते हैं, और वो कुछ पैसा बाहर रखा के जो है वो उन ऑफशोर कंपनी से, और वो उन ऑफशोर कंपनी से पैसा पाकिस्तान भी आ जाता है। अभी आपने देखी होगी स्कीम, सुनी होगी रोशन डिजिटल अकाउंट। जी, रोशन डिजिटल अकाउंट की सक्सेस क्या है? पहले क्या होता था, रोशन डिजिटल अकाउंट से पहले एक शख्स लंदन में बैठा था, पाकिस्तान में उसने अगर एक कनाल का घर ले लिया तो पैसे तो बड़े वेलकम होके मंगा लेते थे कि आ गए जी पैसे। जब वो बंदा घर बेच कर वापस लंदन लेके जाना चाहता था, वहीं का शहरी था, उसको ले जाने नहीं देते थे, ठीक प्रॉब्लम होता था। अब रोशन डिजिटल ने बात की कि आप अगर बाहर हैं, वहां से बैंक अकाउंट खोलें, आपके पैसे आ गए पाकिस्तान, वहीं से बैठे बैठे आप बटन दबाएं, आपके पैसे, अब स्टेट बैंक नहीं रोक सकता। ओके, ठीक है, तो आपने पाकिस्तान के कानून वन वे बनाए हुए थे, ठीक है ना,
जिसकी वजह से बिजनेसेस को सोचना पड़ा। अगर आप समझते हैं कानून में इस तरह की कुछ तब्दीली आनी चाहिए ताकि देखें, अब दुबई है, एक एग्जांपल देता हूँ, दुबई के शेख की आपको प्रॉपर्टीज़ या दुबई के शेख की या दुबई के जो रेजिडेंट्स हैं, शेखों ने तो चलो फिर भी कतर का नाम आ गया था, लोग दुबई के रेजिडेंट जो है उनको पैसे आने भी दिए जाते हैं, जाने भी दिए जाते हैं, तो उनकी आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएंगी। अच्छा, वहाँ टैक्स भी नहीं है, लेकिन लंदन में आप देखें कि लंदन में बैठे हुए लोगों ने वहीं पे जो है ऑफशोर कंपनीज में इसके थ्रू अपने घर लिए हुए, अपने बिजनेसेस लिए हुए, क्योंकि वहाँ हाई टैक्सेशन है। जी, लंदन का प्रॉब्लम है हाई टैक्सेशन, पाकिस्तान का प्रॉब्लम, पाकिस्तान में आप टैक्स तो फिर भी ऊपर नीचे करवा लेते हैं, जो फ्लो इन और फ्लो आउट है। लेकिन वो फ्लो इन और फ्लो आउट अगर खोल दिया जाए उससे फिर बहुत से लोग फायदा भी उठाते हैं। नहीं, देखें ये अब पुराना जमाना हो गया, क्या आपने रोक के क्या कर लिया? पैसे तो 1500 अरब रुपए एमनेस्टी स्कीम से आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं? अब ये कहा जाता है कि मतलब हर अगर ये ऐसा निजाम वजह कर दिया जाए तो ये जो ऑफशोर कंपनियों का रुझान कम हो जाएगा। देखिए, दो चीजें ना मैंने आपको बता दिया, एक टैक्स और एक पैसे की आमदोरफ्त, इन दोनों को एड्रेस कर लें काम खत्म हो जाएगा। मजहर अब्बास साहब, सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे, इस नुक्ते पे भी कुछ कहना चाहें? और जो बात आपके नुक्ते पे राजा आमिर अब्बास साहब ने कही थी उस पे उन्होंने कहा कि यही इदारे हैं और जो इस तरह के क्राइम या इलीगैलिटी को निशानदही करके उनको सजा दे सकते हैं, तो इन्हीं टूल्स को इस्तेमाल किया गया है। देखिए, एक तो मुजम्मिल जो बात करें तो रोशन डिजिटल में एक इंसेंटिव भी है और वो इंटरेस्ट का है जी, वो भी उसका भी उनको फायदा हुआ है। अब ये क्या अल्टीमेटली, क्योंकि मैंने अपने सामने किसी एक साहब को देखा था, मेरा ख्याल है जो बैंक था जहाँ मेरा भी अकाउंट था, मैं वहाँ गया था तो मैंने एक साहब आए थे, मैंने वो बैंकर उनकी बड़ी वो कर रहा था, मैंने कहा खैरियत तो है मैनेजर से। जब वो चले गए तो उसने कहा कि इन्होंने अभी $5 मिलियन जो है वो यहाँ रोशन डिजिटल में जमा कराए हैं। अच्छा, और उसने फिर बताया, उसने पूरी वो कि किस तरीके से क्यों लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसमें यही था कि चूंकि इंटरेस्ट भी है उसमें इजी हो गई, जिस तरह अभी मुजम्मिल कह रहे थे। देखिए, ये तो एक एस्पेक्ट है जी, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का बिजनेसमैन जो है ना, वो विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं नज़र आता मुझे। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री, वरना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका होता पाकिस्तान में, ऐसा नहीं हुआ। ये इवन 80s के बाद की बात कह रहा हूँ जी, कितना इंसेंटिव मिला है बिजनेसमैन को अनप्रेसिडेंटेड, कितना रिलीफ मिला है बिजनेसमैन को अनप्रेसिडेंटेड, उसके बदले में उसने रिटर्न कितना दिया है, आई एम सॉरी टू से। हम कहते रहते हैं बातें वो, लेकिन ये एक दूसरी डिबेट है। मैं कोई बहुत फाइनेंस का आदमी नहीं हूँ, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को समझता नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़मीन का आदमी हूँ और ज़मीन को समझता हूँ, और मैं देखता हूँ अपने इर्द गिर्द, पिछले 40 साल से फील्ड में रिपोर्टिंग ही करते रहे, तो ये चीज़ें नज़र भी आती हैं। दूसरी जो राजा आमिर साहब ने कहा कि मुझे ट्रैक रिकॉर्ड बता देना, ठीक है। देखिए, जुडिशल कमीशन की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स क्या हो सकती हैं? जुडिशल कमीशन देखेगा इन चीज़ों को कि जी ये जो ऑफशोर कंपनीज हैं, ये बनी हैं, ये इसको डिक्लेयर किया है नहीं किया है, इसमें कितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं, ये सारी चीज़ें वो उनसे पूछेगा, वो अपनी जो तहकीकात करती है, क्योंकि ऐसा भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जुडिशल कमीशन के पास कोई पावर नहीं होती, लेकिन आप उस जुडिशल कमीशन को एम्पावर कर सकते हैं टू हैव अ GIT, जिस तरह की ये GIT है, या जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स की बुनियाद पर एक सेल बन सकता है और वो सेल इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेकिन उसमें उसूल क्या है? अब आपने एक सेल बना दिया, लेकिन वो सारे लोग जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो खासतौर पे जो मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स हैं, वो तो अपनी पोजीशंस पे बरकरार हैं, तो क्या वो अपना इन्फ्लुएंस यूज नहीं कर सकते? तो ये इम्पोर्टेंट होता कि अगर ये सेल के साथ ही प्राइम मिनिस्टर उन सारे लोगों से कहते कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, काइंडली स्टेप डाउन, वो अपने ओहदा छोड़ देते, फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में अगर उन्हें क्लीन चिट मिल जाती तो वो वापस आ जाते, नहीं मिलती तो उनके खिलाफ इंक्वायरी हो जाती। लेकिन सिटिंग मिनिस्टर्स के खिलाफ इंक्वायरी गवर्नमेंट के अपने इदारे अगर करेंगे, अपनी एजेंसी करेंगी, तो मुझे कोई बहुत ज्यादा तवक्कुआत नहीं है। नवाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म थे, GIT बनी थी, अब्बास साहब, जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, GIT बनी थी, तो वो रिपोर्ट हो तो रही थी तय की नहीं, वो कौन कर रहा था, उसकी ओवरसी कौन कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान।
ठीक, ठीक है ना, उसका ओवर उसके सुप्रीम कोर्ट के एक जज को, हालांकि वो बड़ा क्वेश्चनेबल है कि आप एक तो पहले के सुप्रीम कोर्ट खुद सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट अपीलिंग अथॉरिटी होती है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर जीआईटी बनाई और जीआईटी के ऊपर भी एक जज उसको मॉनिटर करने के लिए ओवरसीइंग जज थे जी, ठीक कह रहे हैं। मतलब यही तो चीज होता है ना। तो आप एक तरीके, उसके बाद मैं अपील करने कहाँ जाऊंगा? ठीक, राजा आमिर अब्बास साहब जो देखिए ना, मजहर अगर जी जी मजहर साहब जो कह रहे हैं, राजा साहब इस पे आपका क्या कमेंट है? जो उन्होंने कहा देखिए, कि एक तो जुडिशियल मैं- कमीशन का आपने कहा ना कि उसका नताइज क्या निकलते हैं, उन्होंने कहा कि उसमें कम से कम पावर ले जुडिशियल सकते हैं। कमीशन और जो मियां नवाज शरीफ का केस था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और सुप्रीम कोर्ट जब जेआईटी बन गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जेआईटी को कोई ओवरलुक नहीं कर रहा था। और जब केसेस चले गए नैब की अदालत में, जहां पे मॉनिटर जज नहीं था क्या? जी बता रहा हूँ, जज कह रहे। मॉनिटर करना था उन्होंने किस चीज़ को, कि डे टू डे हियरिंग हो रही है, वकला जो उनसे हैं खामखा, जैसे अभी जरदारी साहब के केस में तारीखें ले रहे हैं, 2-2 साल में चार्ज फ्रेम नहीं हो रहा। तो उन जज साहब ने ये देखना था कि केस में कोई अननेसेसरी डिले ना हो और ये अपने मंतकी अंजाम को जाए। कहीं ये नहीं हो रहा था कि जनाब गवाह क्या आके कह रहा है या मियाँ साहब का वकील क्या कह रहा है। इस चीज़ को कथन, इसको कहते हैं मॉनिटरिंग जज। हर अदालत का अभी भी मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मौजूद हैं, जो मॉनिटर करते हैं, चाहे वो एटीसी की कोर्ट हो, चाहे वो नैब की कोर्ट्स हों। तो चूंकि ये केस ज़रा हाई प्रोफाइल हो गया था और इसको उन्होंने कहा कि जी इसको मंतकी अंजाम तक ले जाइए, अदरवाइज तो सालों साल केस पड़े रहते हैं नैब के। और यकीन करें कि मैं केसेस, सिर्फ वो नवाज शरीफ का केस गया, उनका नुक्ता यही है कि वो बाकी जो 444 लोग थे या 42-43 लोग थे, उनके बारे में किसी को नहीं पता चला कि क्या देखिए हुआ। उनके बारे में जो उस वक्त की नैब थी, उसमें चौधरी कमर जमान साहब चेयरमैन थे। और ये चौधरी कमर जमान वही चेयरमैन नैब है कि जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इनकी कारकर्दगी को देख के नैब एक 6 फुट के गहरे खड्डे में दफन हो गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं करता था, जिसको कहा गया। सर एक सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट ने, राजा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए को ये काम दिया था कि एफआईए ने नोटिस भी इश्यू किए थे सुप्रीम और कोर्ट उसके ने बाद कुछ नहीं पता चला। जी सुप्रीम कोर्ट का अगर वो फैसला पढ़िए मजहर भाई, तो उसमें लिखा हुआ है कि हम नहीं चाहते थे कि हम ये नैब से जो है इन्वेस्टिगेशन किसी और अदारे को दें, लेकिन हम चेयरमैन नैब को जब बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि अपनी कारकर्दगी दिखाओ, अपनी इन्वेस्टिगेशन करो इस केस में, तो वो आगे से कहता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं हुदैबिया का केस नहीं खोल सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये वो वजह है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि हम मजबूर हुए और एक जेआईटी तश्कील देनी वो पड़ी। हो गया। अब इस पे जो अब कई कहना है कि जी देखिए, जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं उनके खिलाफ ये जो 3 रुकनी कमीशन है वो कितना नतीजा खेज देखिए, फाइंडिंग्स एक निकाल बात सकता ज़हन है, में जो मजहर रखिए। साहब के कंटेंशन से जी एक बात ज़हन में रखिए कि ये जो इतनी करोड़ों की मेहनत हुई है, ये मेहनत किसने की है? ICIJ क्या है? कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है? सहाफ़ी हैं ना, जर्नलिस्ट हैं। वो कंसोर्शियम हमारे इंटरनेशनल मुल्क के जर्नलिस्ट भी थोड़ी मेहनत कर ले। और ये तमाम रिकॉर्ड, इस 1 करोड़ जो उनसा है ये आ चुका है, इस रिकॉर्ड को देखें। पहले भी आपको याद होगा कि मीडिया ने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स निकाल के लेके आते थे कि जनाब इनके नाम पे फलानी जगह पे ये घर हैं, ये थोड़ा सा ये मेहनत कर लें, थोड़ा सा इदारे, अब इदारों को आपने थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करें, बंदे उसमें सही लगाएं जिनकी विल हो FBI में, और उसके बाद इन चीजों इदारों के साथ साथ विल, वैसे तो आप सही कह रहे हैं और मैं भी इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो विल का इजहार किया है। विल कम्स फ्रॉम द टॉप। इदारों में आप समझते हैं वो इस्तेदादे कार है कि ये कर पाएंगे? उसमें बात यह है कि अच्छे लोग भी हैं, ब्रिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। ये नहीं कि इदारों में ऐसे लोग नहीं हैं, आप उन लोगों को सामने लाइए। और इमरान खान की जो टीम है ना, उसके इर्द गिर्द वाली, उसमें से थोड़ा सा उनको इशू होगा कि अगर उन्होंने एडवाइस उन्हीं से लेनी है, तो वो एडवाइस हमने देखा कि 3 साल में एहतसाब की हद तक, या चीनी के या दूसरे जो बड़े बड़े मेगा केसेस हैं, ऑल दो के कार्टल्स के सामने खड़े हुए हैं इमरान खान, लेकिन उसको साथ लड़ने के लिए वो टूल्स को रीवैम्प नहीं कर सके। तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये टाइम है, हाई टाइम है कि अगर आपको नैब की कारकर्दगी नहीं पसंद आई, तो ये चेयरमैन नैब को खुदारा, आपके पास सिंपल मेजॉरिटी है, आप लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो से हैं उसको अगर हटाना चाहते हैं, तो आप पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन कर लें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, कोई 2/3 नहीं चाहिए।
ये करें। और लेकिन जब अगर दोबारा से आप एक्सटेंशनें दे देंगे, ऑर्डिनेंस ले आएंगे, लेकिन कानून साजी अगर नहीं करेंगे, अगर तो कानून साजी कर लेते हैं कि जी 1 माह या 2 माह में हम नया चेयरमैन लाएंगे और नया चेयरमैन का तरीक़ेकार हम पुराना चेंज कर रहे हैं, नया ये होगा, फिर तो आपको देखिए आपने काम लेना है नैब से। व्हाइट कॉलर क्राइम को अगर किसी ने इन्वेस्टिगेट करना है, नैब और FIA ने करना है। आपने जाके किराए पे किसी बाहर के मुल्क से नहीं लेके आने बंदे। सो यू हैव टू इसमें रीस्ट्रक्चरिंग कर लें, थोड़े से इन अदारों को भी सही करें। जब तक आपके मुल्क के अदारे मजबूत नहीं होंगे, आपको पनामा पेपर्स भी मिलते रहेंगे, आपको पेंडोरा भी मिलते रहेंगे, नताइज ही निकलेंगे उसके। क्योंकि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन अदारों के बारे में उस वक्त लिख चुकी थी और 7 इदारे गिनवाए थे, स्टेट बैंक, FIA, नैब, उसके बाद बैंक से, कि ये अदारों पे जो हेड्स लगते हैं, ये हेड्स अनफॉर्चुनेटली हुकूमतें अपने क्रोनीज को लगा लेते हैं। और जब क्रोनीज को लगाते हैं तो वो फिर चाहे SECP हो तो वो फिर क्या करते हैं, रिकॉर्ड भी जाया करते हैं, आग भी लगती हैं, कलूजन हो जाती है, भी करते उसमें हैं। जो तो एक ये कलूजन का चीज़ें- फैक्टर आता है। दूसरा मैं चाहूंगा मुज़ाविल अहम नुकता उठाया था मज़हर अब्बास साहब ने, उन्होंने कहा था कि ठीक है आपने रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में बताया, आपने कहा अगर पैसे लाने और ले जाने की सहूलत मिल जाए तो ये ट्रेंड खत्म होगा, लेकिन बड़ा मैं इसको सेकंड करता हूँ कि हमारे बिजनेसमैन पाकिस्तान सेंट्रिक उस तरह नहीं है, इसकी क्या वजह है? देखिए बात मैं थोड़ा सा इसको डिसएग्री करूंगा कि बिजनेसमैन का काम है जहाँ पे रिटर्न होगा वहाँ पे वो पैसे डालता है, ठीक है ना। उसकी जो पैसे होते हैं ना उसको कहा ही जाता है स्मार्ट मनी, ठीक है। अगर पाकिस्तान में डेडलॉक है, मतलब पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं है, आज कुछ है कल कानून कुछ हो जाता है। मिसाल के तौर पे थोड़े दिन पहले बजट में हमने देखा गाड़ियों को इन्होंने कहा कि जो है टैक्सेस कम करके ताकि जो है लोग गाड़ियाँ ले, और अभी जो है इंपोर्ट का बिल बढ़ा तो 3 महीने बाद वापस गाड़ियों की ड्यूटियाँ बढ़ गई। अब उस बीच में अगर कोई कंपनी ने एक्सपेंशन कर ली तो वो तो मारी गई ना, क्योंकि अब उसकी गाड़ियाँ कम बिकेगी। तो पॉलिसी कंसिस्टेंसी जो है बहुत ज़रूरी है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। 2013 में जापान में सोचा कि उन्होंने कि हम जो है सेल्स टैक्स 1.5% से बढ़ाना चाहते हैं। पहले उन्होंने ये ऐलान किया कि 2013 में कि हम ये बढ़ाना चाहते हैं 2016 से। तो इस बीच में हम जो है कंसल्टेशन करेंगे, और उस बीच में कंसल्टेशन करने के बाद अगर एग्री हो गया तो 2016 से बढ़ेगा। इधर क्या होता है कि यूं जो है जो कागजों में छुपा होता है एकदम जो है ना बम फूटता है, ये हो गया। अब जिसकी करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है वो कोई खेलने के लिए तो नहीं लाया हुआ ना। तो मैं ये हमेशा से कहूँगा कि जहाँ पे रिटर्न होगा वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम इस चीज़ को अभी तक ओवरलुक कर रहे हैं, हम बार बार ICIJ कह रहे हैं। ICIJ ने सिर्फ ये काम कर दिया कि ब्लू एरिया में एक कत्ल हुआ था, उस वक्त जो है ये गाड़ियाँ यहाँ से गुजरी थी, उन सबको जो है और उन्होंने जो है उन गाड़ियों और वो जो गाड़ियाँ चला रहे थे उन सारों के नाम दे दिए। उसने ICIJ ने ये तो नहीं बताया कि ये इल गॉटन मनी से काम कर रहा है, किसी का क्वांटम नहीं बताया। एक आज जर्नैल का जो है वो फ्लैट की वैल्यू बस $1.2 मिलियन। जैसे शौकत तरीन साहब की कंपनी की एग्जांपल ले लें, वो कहते हैं कि जी बनी थी, लेकिन उस कंपनी का बैंक अकाउंट ही नहीं खोला जिसमें ट्रांजैक्शन होनी थी। जब ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई तो फिर उसमें ना पैसा गया, ना आया, ना रेज हुआ। अब वो एक मॉरल ऑब्लिगेशन डाल दी गई कि आपने क्यों खोला था, वहां से कोई आपके जहन में कोई चल रहा होगा तो आपने खोला था, ठीक है। इसी तरीके से अलीम खान कहते हैं कि भाई ये मैंने बाहर खोली थी, 15 साल से मेरे FBR में, मेरे रिटर्न्स में ये कंपनी की बेनिफिशियल ओनरशिप आ रही है बार बार। तो ICIJ ने जो मुझे नहीं समझ आ रहा कि बहुत सारे लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं कि आपने 1 करोड़ कागज जो है ढूंढ लिए और उसके बाद जो है आपने, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मुझे बताएगा कि आपने, मैं ये मजहर साहब से पूछूंगा क्योंकि ज़ाहिर बात है उनका ये फोटे है। जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, अली डार की एक्सप्लेनेशन ये थी कि जी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को जो है उस ऑफशोर कंपनियों के थ्रू ही वो प्रोसेस करता है, पाकिस्तान में शो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस पर आपका क्या इस्तेदलाल है? देखिए मैं इसमें जो है ना सिंपल सी बात है, बहुत आसान हो जाता है कि आप क्या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को शो करना होते हैं अपने कि ये उसकी एसेट्स हैं या ये उनकी बिजनेस वेंचर्स हैं? नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान से बाहर रह रहा है जी, ठीक है, और तभी तो नॉन रेजिडेंट है, 180 दिन से ज़्यादा रह रहा है तो उस पर ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो टैक्स रिटर्न फाइल करे। ओके। लेकिन अगर वो पाकिस्तान की सोर्स से पैसे लेके गया है, वो उसने क्या कहा लीडार ने कि मैं स्टूडेंट था जी,
मैं स्टूडेंट था, मैं स्टूडेंट से ही दुबई आ गया, यूके से पढ़ के दुबई आ गया जी। तो हवा में पैसे आ गए, रेजिडेंट वो उसने कंपनी बना ली। एक स्टूडेंट, उसने कल का उसकी ट्वीट पढ़ लें आप, ठीक है ना, इसका मतलब है somebody has supported him। अब जिसने सपोर्ट किया था, ये पैसे जिसने दिए थे ये कंपनी बना के कारोबार, हो सकता है लेजिटिमेट हो तो उसको बता दे वो। तो बात ये है कि नंबर, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये हमें थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करनी चाहिए Fair enough. कि ये जो आईसीजे ने इतना बड़ा काम किया है, तो वो उन्होंने करप्शन मतलब किस, ये तो प्रूफ करें कि ये इतना बड़ा काम हुआ था, छोटा काम हुआ था, ये पैसे गलत हैं, सही है। ये क्या हुआ कि नाम ले लिया, मैं इधर से आया हूं और यहाँ पे कोई खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाए और बाद में जो है पुलिस मुझे कहे कि जी आप भी साथ इन्वॉल्व थे। ये मजहर अब्बास साहब, इस पे आपकी सर क्या राय है? जाहिर बात है 2 साल की ये मेहनत थी, ये बड़ा अहम नुकता उठाया। मेरे ख्याल में आपने पहले ये बात भी की थी, हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन है या जैसे शौकत तरीन साहब जो वजीर खजाना है, जिनका हम बार बार कह रहे हैं कि एफबीआर उनके अंडर है, वो तो कल भी मीडिया पे है और उन्होंने कहा जी 2015, 2014, 2015 में थी और नॉन फंक्शनल थी, लेकिन नाम आ गया और हम कह रहे हैं कि उन पे, जैसे आपने भी कहा कि मॉरल ऑब्लिगेशन है कि जो अब खुसरो बख्तियार साहब कहते हैं मेरा भाई है, वो इंडिपेंडेंट है। मैं वकार मसूद साहब को सुन रहा था, वो कहते मेरे बेटे हैं, मुझे नहीं मालूम था। क्या कहेंगे इस हवाले से? किसी की वाइफ का के नाम पर है, बेटे का था और मुझे मालूम नहीं, इस थ्योरी को तो मैं बाय नहीं करता। ये अच्छा। कैसे हो सकता है? दूसरी बात ये कि अभी जैसे मुजम्मिल कह रहे थे, कितना रिटर्न चाहिए बिजनेसमैन को? हर 2 साल बाद एक एमनेस्टी स्कीम आपके लिए आ जाती है और फिर भी आपको रिटर्न चाहिए। इकोनॉमी को आप डॉक्यूमेंट नहीं होने देते, सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं आप उसकी राह में। एफबीआर से आपको प्रॉब्लम है, नैब से आपको प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये सोचना चाहिए, इन्वेस्ट कितना किया आपने, रिटर्न तो आपको मिलता है ना एमनेस्टी हर अब पिछले 3 साल में 2 मरतबा 1400 1500 जो है वो मिलियंस आ गए, अरब आ गए, और भी शायद पिछली स्कीम्स में चले जाएं तो आपको नजर आ जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरा व्यू है ये, हो सकता है मैं गलत हूँ। मेरा ख्याल है बिजनेसमैन को शायद ही कोई गवर्नमेंट हो, नेशनलाइजेशन वाली पॉलिसी को छोड़ के, उसके बाद शायद ही कोई गवर्नमेंट हो जिसने इनको इस तरीके से सपोर्ट ना किया हो, इस हद तक सपोर्ट किया कि एक कारोबारी शख्स को सियासत उसके हवाले कर दी पाकिस्तान की, कि आओ और सियासत करो, खुद भी कमाओ, अपना कारोबार भी चलाओ, कारोबारी तबके को भी जो है वो करो। मेरा ख्याल है और कितना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये जो चीज़ है, देखिए बहुत बड़ा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ यही काम नहीं है, यही काम नहीं किया। उन्होंने भेजे सवालनामे भेजे, जवाब दिए। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि जब इतनी आपने इन्वेस्टिगेशन की, उसके नतीजे में आपको ये पता चला इतने लोगों की ऑफशोर कंपनीज हैं। साथ में आपको ये भी पता था, जब आपने क्वेश्चन किया तो आपने ये पूछा था, ये भी सवाल पूछा था कि आपने इसको डिक्लेयर किया या नहीं किया। अब जिन्होंने डिक्लेयर किया है और जिनको उसके नतीजे में आपको पता चला कि इनका कोई मामला गड़बड़ नहीं, उनको उस लिस्ट के साथ जोड़ देना, उन लोगों को कि जहां मामला गड़बड़ है, मेरा ख्याल है उन लोगों के साथ जाती है कि जिन्होंने अपनी चीज़ें डिक्लेयर की हुई हैं, चाहे वो जिस तरीके से भी ऑफशोर, उन्होंने 3 कंपनी बनाई है, 2 कंपनी बनाई हैं। तो मेरे ख्याल में हो सकता है आगे चल के और भी चीज़ें पता चलें, लेकिन इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि जो जर्नलिस्ट हैं दुनिया भर के, उन्होंने बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन की है, 600 के करीब सहाफ़ियों ने, और इस चीज़ को उस तरीके से चैलेंज नहीं किया गया। अभी बाहर की कंट्रीज़ का हमें पता नहीं कि वहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन यहाँ जिन लोगों ने, जैसे अलीम खान ने कहा कि मेरी पहले भी ऑफशोर कंपनी थी, डिक्लेयर्ड ऑफशोर कंपनीज थी, और इससे पहले भी नाम आया, यही शायद मेरा ख्याल है बोनस इलाही ने पोजीशन ली। तो जहाँ चीज़ें क्लियर हैं, अगर क्लियर हैं तो फिर मेरा ख्याल है उनको जो है उनके साथ जोड़ना ज्यादती हुई है। बताइएगा, बार बार राजा आमिर अब्बास साहब ने कहा कि अब ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब इलेक्शन जीता तो उन्होंने एहतिसाब का नारा लगाया था, और उस हवाले से उन हमेशा कहते हैं, आज भी उन्होंने, बल्कि जब ये आया उसमें तो कोशिश की गई और एक बात भी सामने आ रही थी, ज़मान पार्क से का एक एड्रेस आ रहा था, लेकिन अब तो ICIJ ने ये क्लियर किया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की ना तो कोई ऑफशोर कंपनी है
और ना ही कोई उनका ऐसा कोई बिजनेस है, ये क्लैरिटी आई। और प्राइम मिनिस्टर साहब कल हालांकि कैबिनेट हो रही, लेकिन उन्होंने आज इजलास की और 3 रुकनी कमेटी बना दी। पॉलिटिकल विल तो टॉप पे पाई जाती है। आप समझते हैं कि ये जो इस तरह के इंकिशाफात हुए और पाकिस्तान में ऑब्वियसली करप्शन होती भी है, इसके तदारक के लिए रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, जैसे आमिर अब्बास साहब कह रहे थे, अच्छे हेड्स लगाए जाए ताकि पॉलिटिकल विल के साथ अगर स्किल सेट भी हो और स्किल लेवल भी अच्छा हो हमारे वाइट कॉलर क्राइम से मुतालिक इदारों का, तो फिर नताइज निकल पाएंगे। देखिए, पॉलिटिकल विल है, लेकिन अगेन माजी में इमरान खान ने क्यों ये कहा था, चाहे आदम सवाती हो या अलीम खान हो या जब दवाओं का स्कैम आया कि जी जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो आप अलग हो जाए। आज क्यों वो चीज़ नहीं हो रही? आज क्यों नहीं कहा जा रहा मिनिस्टर और एडवाइजर से कि जी जब आपका नाम क्लियर होगा आप वापस आ जाएंगे? अच्छा मजहर साहब, ये आपने अहम नुकता है। सदाकत अबाई साहब चूंकि तर्जुमानों में से, और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तर्जुमानों की पीटीआई की मीटिंग की है, मेंबर कौमी असम्बली, उनसे ये सवाल रखते हैं। आपने ये बात पहले भी की है। सदाकत अली अबाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अबाई साहब बहुत शुक्रिया। अभी मजहर अब्बास साहब हमारे साथ है, राजा आमिर अब्बास साहब और मुजम्मिल असलम, और अभी हम एक अच्छी डिबेट कर रहे हैं। मजहर अब्बास साहब का कहना है कि ये मॉरली हमेशा से स्टैंड पॉइंट रहा है पीटीआई का कि अगर किसी का नाम आता है तो उनको स्टेप असाइड या स्टेप डाउन हो जाना चाहिए जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाए। अगर वो सच्चे साबित होते, विंडिकेट होते तो वापस आ जाए, वगैरह ऑब्वियसली कानून को फेस करना होगा। लेकिन इस दफा ये मिसाल नहीं कायम की जा रही, और सिराजुल हक साहब ने भी वैसे ये मुतालबा किया। आपने आज चूंकि मीटिंग भी अटेंड की है, क्या कहेंगे, क्या इस वक्त राय पाई जाती है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की और पीटीआई में क्या डिस्कस हुए? क्या उन वज़रा को जो यो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में शामिल हैं जिनके नाम आए हैं उनको स्टेप असाइड का कहा जाएगा या इन्वेस्टिगेशन होगी? जी इमरान साहब बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, वज़ीर आज़म ने जब ही ये पंडोरा पेपर्स आए थे तो फौरन ही अगले 1 घंटे के अंदर ही ट्वीट कर दिया था कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। अब 3-4 तरह की कैटेगरीज इसमें निकाली गई हैं जी। अगर तो एक आदमी है जिसका असासा डिक्लेयर ही नहीं है, वो तो सीधा सीधा और वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, चाहे जिसका भी आप नाम ले रहे हैं, वो तो सीधा सीधा नैब का केस है, नैब की तरफ रेफर हो जाएगा। अगर उसका कोई असासा डिक्लेयर्ड है और वो टैक्स इवेजन है, टैक्स थोड़ा दिया हुआ है या नहीं डिक्लेयर किया हुआ, तो वो एफबीआर को भेज दिया जाएगा, और अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग है तो वो एफआईए को भेज दिया जाएगा। ये चीज तय हुई है। और बाकी ये सब लोग अपना अपना जिनके भी नाम आए हैं वो सब ये अब कुछ उनकी भी मॉरल अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर ये कल तक मेरा ख्याल है वाजे हो जाएगा कि किन किन ने डिक्लेयर किए हुए किन किन ने नहीं किए हुए, तो बहरहाल ये चीज जो है इस पे कम से कम 0 टॉलरेंस है। माजी में आपको मिसालें मौजूद हैं कि यहाँ वजीर आजम रहे और वो वजीर आजम होके सारे इदारों के ऊपर बैठ के वो इंक्वायरियां करवाते रहे। तो बहरहाल पीटीआई का ये बड़ा सख्त मौकफ है कि जी हम बिल्कुल इस पे 0 टॉलरेंस होगी। अच्छा ये मुझे बताएं, जो ये कमेटी बनी है एफबीआर, एफआईए, नैब, आप समझते हैं एक ये भी राय आई इस डिबेट पे कि इसको अगर जुडिशियल कमीशन बना दिया जाता या जो है उनकी तहत जीआईटी बन जाती तो वो ज्यादा बाइख्तियार होती? आप समझते हैं कि इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए ना, वो अगर एक आदमी है जिसकी कोई ऑफशोर कंपनी है और उसने, जैसे अलीम खान साहब कहते हैं कि मैंने तो सारी डिक्लेयर की हुई है, इतने अरसे से डिक्लेयर की हुई है, तो उसको फिर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में डालना है और जेआईटी में डालने के लिए ज़ाहिर है इसकी बहुत सारी इसका एक जहनी दबाव और जहनी होता है। अगर तो बेसिक इंक्वायरी में वो चीजें आती हैं तो फिर जाहिर है उनको आगे जो प्रोसीडिंग है वो तो किया जाएगा। एक पहले प्रिलिमिनरी एक इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, उसके बाद जो सीरियस केसेस है उनके लिए चाहे वो जेआईटी बनाई जाए। जो लास्ट टाइम जो जेआईटी बनी थी वो तो अदालत के हुक्म से बनी थी। ये फिर इदारों के अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अभी इसकी तफसील एक दिन में आ जाएगी। अच्छा लास्ट ये कि पानामा पेपर्स जब आए तो उस वक्त आप हिज़्ब इख्तिलाफ में थे और आप लोगों ने इस पर कैंपेनिंग की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जिसको अपोजिशन में थे उन्होंने कहा, ज़ाहिर बात उस वक्त प्राइम मिनिस्टर उस वक्त की वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी फैमिली का नाम आ रहा था। इस मरतबा आप समझते हैं वही पैमाना रखा जाएगा जब आप हुकूमत में हैं और पिंडोरा पेपर्स आए हैं और उस तरह हाई प्रोफाइल तो नहीं लेकिन ज़ाहिर बात है सेकंड टियर या कैबिनेट मेंबर्स या शर्जील मेमन या कारोबारी शख्सियात, नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट का नाम आया है और लोगों के नाम आ रहे हैं, साबिक फौजी जर्नलों के नाम आए हैं, तो वही पैमाना रखा जाए। मीडिया मालकान, ये भी मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा और मैं बल्कि मजहर अब्बास साहब से पूछूंगा, उनके भी नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स के जो मालकान है उन्होंने भी ऑफशोर कंपनियां बनाई थी, वही पैमाना रखा जाएगा? सदाकत साहब देखिए अनवर साहब, मैं ये नहीं कह सकता, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और इखलाकी तौर पे और हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए वही पैमाना होना चाहिए।
अगर किसी की कंपनी है और वो उसने डिक्लेयर नहीं की हुई तो बिल्कुल उसको रिजाइन करना चाहिए। मैं तो इसको सपोर्ट करता हूँ कि उसको रिजाइन करके तो अपनी इंक्वायरी करानी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर किसी की कंपनी खाली कंपनी होना, ऑफशोर कंपनी होना कोई जुर्म नहीं है। अगर वो असासा डिक्लेयर्ड है तो फिर तो कोई मसला नहीं है और उसमें जो ड्यू टैक्स अथॉरिटीज का जो भी लाइबिलिटीज है वो सारी क्लियर है, फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी का ऐसा बनता है कि उसका एसेट डिक्लेयर नहीं है और वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, असूली तौर पे तो मैं इस पे कन्विंस्ड हूं कि इसको सर एफबीआर से भी पूछा जाना चाहिए सदाकत भाई साहब कि ये आईसीआईजे को पता चल गया, जाहिर बात है हर मुल्क के उस पर रिपोर्टर्स थे, 700 पाकिस्तानी, 444 से तो ज्यादा तादाद में पाकिस्तानी आ गए हैं, पनामा पेपर्स में 444 से अब 700 हो गए। एफबीआर और दीगर इदारों से भी पूछना चाहिए कि इन्हीं कैसे नहीं पता चल सका और इस तरह के काम हो गए। बस हमारे इदारों का तो हाल यही है। इनको ये तो ऑफशोर कंपनीज हैं। यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है 32 लाख लोग ऐसे हैं जो बड़ी पूरा साइज इनकी गुजार रहे हैं और उनको टैक्स नेट में नहीं कर सकते। तो ये तो इदारों के हमारे हाल ऐसे ही रहे हैं, इदारों के ऊपर जैसे लोग बैठे रहे, तो वो तो आप पूरी कौम का ही अलमिया ये है। अगर इदारे ठीक होते तो आज हमें शायद इतनी इमदाद की और इतने कर्जों की जरूरत ही ना होती। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि कम से कम एफबीआर के लेवल पे ये तो पे सवाल बनता है कि आपको नहीं पता चला, दुनिया के साथियों को पता चला। लेकिन बहरहाल ये जो लोग इस तरह के काम करते हैं, आप बताएं ना, आपने नवाज शरीफ साहब का क्या साबित कर लिया अभी तक? वो अब जरदारी साहब को आपने कुछ कोई किसी पेपर में भी नाम नहीं आया, तो उनकी तो कार्रवाई उससे भी ऊपर लेवल की है कि जो आपके आईसीआईजे भी नहीं पकड़ सकी। तो ये तो आप समझे कि जो लोग इस तरह के काम करते हैं, अनवार साहब को आपकी मेरी तरह जैसे सादे नहीं होते और मदर साहब की तरह वो बड़े पहुंचे हुए होते हैं और वो कवानीन का तरीकाकार सामने रख के ये जो जाली अकाउंट, फलूदे वाला, पापड़ वाला, मुश्ताक चीनी, ये क्या यही तरीका है ना कि आप जरदारी साहब कहते हैं जाए साबित करें कि फलूदे वाला अकाउंट दे रहा है, तो जाए कानून वहां फेल हो जाता है। जब फलूदे वाला और जरदारी साहब का लिंक कैसे साबित करेंगे आप? तो ये सारी चीजें हैं जो कानून में आप समझ लें कि लकूनाज हैं, सुकम है, और ये जो फाइनेंशियल क्राइम है ये कोई उस तरह क्रिमिनल जो एक्टिविटी होती है जो आपको उस तरह की तो है नहीं। इसमें ना कोई रसीद देता है, ना कोई चेक देता है, और पिछले 10-12 साल में जो कार्रवाइयां डली हैं वो इतनी सफाई से डली हैं कि आप ट्रैक करते रह जाएंगे और आगे पता नहीं कहां पैसे पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सदाका भाई साहब। मजहर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, मीडिया मालकान के नाम आए, हम बार बार मॉरली हाई ग्राउंड क्या सजेस्ट करते हैं पॉलिटिशियंस को, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को, उनके लिए क्या मॉरल हाई ग्राउंड होना चाहिए बिजनेस कम्युनिटी को, जो मीडिया मालकान के नाम की भी ऑफशोर कंपनी आई हैं? मजहर अब्बास साहब, नहीं उनका ये तो इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन उनके लिए मॉरल हाई ग्राउंड क्या होना चाहिए सर? नहीं, उनका मॉरल हाई ग्राउंड यही हो सकता है ना कि जैसे कल जियो मीर शकील रहमान का नाम आया, लेकिन जियो ने वो नाम नशर किया ना, जियो ने कहा ना, उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी। असल चीज क्या है? असल चीज ये कि आप वो सब अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ना ऑफशोर कंपनीज की, जी मैंने इसलिए, तो आप इन्वेस्टिगेट करें और अगर आपको ये पता चले कि जी ये इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है या कहीं जो है गलत तरीके से चीजें बना की हैं, आपको किसी ने नहीं रोका, गवर्नमेंट को। अब आप, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी आपने सवाल किया ना कि एफबीआर कहां थी, एफआईए कहां थी, अब वही लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। यानी जिनसे खुद सवाल करने चाहिए वो सवाल करेंगे, जिनसे खुद इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए उनको आप इंक्वायरी दे रहे हैं कि आप इंक्वायरी करें। सबसे पहले तो उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आमिर साहब, भाई आपने जी आपने क्यों नहीं की? हाँ, ये इस पे आपका ब्रीफ कमेंट 30 सेकंड। वो कह रहे हैं एफबीआर से जैसे मैंने सवाल पूछा तो वही अब इंक्वायरी करें। आपने कानून पे चलना है ना, कानून के तहत इंक्वायरी करनी है, कानून मौजूद है। मैं दोबारा वही कहूंगा, नताइज भी निकले ना, नताइज निकालने के लिए आप इनमें से उन पॉलिटिकल अपॉइंटीज को निकालिए, आप उन लॉबिस्ट को निकालिए, आप उन अफसरों को निकालें कि जो किसी और के लिए काम करते हैं, जो 20-20 साल इंस्पेक्टर से लेके आईजी तक बढ़ गए और उनको पाला गया, उन्हें साइट पे करें और तवील मुद्दत है, लेकिन आप रीस्ट्रक्चरिंग। चलिए, मेरा वक्त खत्म हुआ चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, आपका, मुजम्मिल साहब, थैंक यू वेरी मच, राजा मेरा अब्बास साहब, सदाकत अबाई साहब ने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, अब ये मामला सामने उठा है, अब आने वाले दिनों में देखते हैं इसके नतायज क्या निकलते हैं। वी विल कीप अ टैब ऑन इट। आज की गुफ्तगू आपको कैसे लगी? फेसबुक और ट्विटर पे अगर अब चल रहा हुआ इस वक्त तो जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि वो भी एप्लीकेशंस मुतासिर हुई हैं। कल तक के लिए सैयद उमरुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।